आज हम जिस टॉपिक पर स्टडी करने वाले हैं वो ऑपरेशनल रिसर्च सब्जेक्ट से लिया गया है, जिसका नाम है गमोरी फ्रैक्शनल कट मेथड और कटिंग प्लेन मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ ऑल इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है। डेफिनेशन देखते हैं। अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन विच ऑल और सम ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स आर कंस्ट्रेंट टू अज्यूम नॉन निगेटिव इंटीजर वैल्यूज इज कॉल्ड एन इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। There are three types of integer programming problem. First है pure or all integer programming problem. Second है mixed integer programming problem and third 0-1 integer programming problem. अब हम फर्स्ट का एक डेफिनेशन और एग्जांपल देखते हैं। प्योर और ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एन इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन विच ऑल वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू बी इंटीजर्स इज कॉल्ड अ प्योर और ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल हमने एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ले लिया है जिसमें मिनिमाइज z इक्वल टू दिया हुआ है एंड STC दैट मीन्स सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट दिया हुआ है, जहाँ पे x1 x2 दोनों बता दिया है कि 0 से ग्रेटर और इक्वल है। यहाँ पे हम देखते हैं दो डिसीजन वेरिएबल का यूज़ किया गया और ये दोनों डिसीजन वेरिएबल बताया गया है कि दोनों इंटीजर हैं। मीन्स यहाँ पे जितने भी डिसीजन वेरिएबल यूज़ होंगे उसका डिक्लेयर होगा कि ये दोनों इंटीजर्स हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि ये प्योर और ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। अब हम देखते हैं मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है। एन इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन विच ओनली सम ऑफ द वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू बी इंटीजर्स इज नोन एज अ मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे भी एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ले लिया है, मैक्सिमाइज z इक्वल टू एंड यहाँ पे STC लिया हुआ है और यहाँ पर देखिए तीन डिसीजन वेरिएबल का यूज़ किया गया है, बट यहाँ पे लास्ट में डिक्लेयर हुआ है कि x1 एज वेल एज x3 आर इंटीजर्स, बट यहाँ पर x2 मिसिंग है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स का ही डिक्लेयर होगा कि वह इंटीजर्स है और कुछ का नहीं, तो हम इससे कहते हैं मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब हम थर्ड में आते हैं 0-1 इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसका डेफिनेशन ये कहता है एन इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन विच ऑल द वेरिएबल्स मस्ट हैव इंटीजर वैल्यूज ओनली 0 और यूनिटी इज कॉल्ड 0-1 इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द ऑप्टिमम इंटीजर सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग LPP, जहाँ मैक्सिमम दिया हुआ है z इक्वल टू x1 + 4x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट दे दिया है और यहाँ हम देखते हैं दो डिसीजन वेरिएबल यूज़ है x1 और x2, जहाँ पर दोनों बताया हुआ है कि इंटीजर्स है। मीन्स यह जो LPP है ऑल इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं गमोरियन फ्रैक्शनल कट मेथड से। तो इसमें कुछ स्टेप्स होंगे। इसमें जो स्टेप 1 में हम जो करने वाले हैं वो हम अभी एक एल्गोरिथम में देखते हैं कि गमोरी फ्रैक्शन कट मेथड का एल्गोरिथम क्या कहता है। यहाँ देखते हैं स्टेप नंबर 1, एक्सप्रेस द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म एंड डिटरमाइन एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड इग्नोरिंग द इंटीजर वैल्यू रेस्ट्रिक्शन। मीन्स हमें फर्स्ट स्टेप में सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना होगा। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। स्टेप नंबर 1, सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है वह जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम है कि नहीं। यहाँ पर दिया हुआ है मैक्सिमम है, लिख लेंगे हियर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ मैक्सिमम। अगर यह मैक्सिमम नहीं होता मिनिमम होता तो हम इसे मैक्सिमम बनाते माइनस करके, इस इक्वेशन में माइनस करके हम इसे मैक्सिमम बना लेते हैं अगर यह मिनिमम होता तो। सेकेंड देखते हैं हियर ऑल BIS आर पॉजिटिव। यहाँ पर देखते हैं BIS जो है 7 और 15 है, पॉजिटिव है, लिख लिए। थर्ड देखते हैं इंट्रोड्यूसिंग द स्लैक वेरिएबल x3 हमने लिया और x4 लिया है। इस प्रकार की ये जो फर्स्ट वाला कंस्टेंट था सेकंड वाला कंस्टेंट दोनों में ऐड हो जाएगा स्लैक वेरिएबल x3 और x4 और यहाँ लेस देन इक्वल टू की जगह चेंज हो जाएगा इक्वल टू में। एंड मैक्सिमम z इक्वल टू x1 + 4x2 था, हमने यहाँ स्लैक वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो यहाँ पर 0x3 + 0x4। थर्ड देखते हैं नाउ यूजिंग द सिंप्लेक्स टेबल। अब हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे जहाँ पर देखते हैं CB, YB, XB, X1, X2, X3, X4, यहाँ इतने वेरिएबल्स हैं और रेशियो। CB में आएगा CB हो गया और यहाँ ZJ निकालना है हमें, ZJ - CJ निकालना है और यहाँ पर लिखते हैं हम CJ। यहाँ पर जो CJ है ये x1, x2, x3, x4 के जो कोफिशिएंट हैं जो कि मैक्सिमम z में दिए हुए हैं उसे हम यहाँ पर नोट करेंगे। x1 का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1, x2 का कोफिशिएंट है 4, यहाँ से देखते हैं x3 का कोफिशिएंट 0, x4 का कोफिशिएंट है यहाँ पर 0। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो हम स्लैक वेरिएबल यूज़ किए हैं, उन दोनों स्लैक वेरिएबल को हमें यहाँ लिखना है YB में जो है x3 और x4। x3 का हम यहाँ देखते हैं कोफिशिएंट
मैक्सिमम z में 0 है, x4 का भी 0, हमने यहाँ लिख दिया 0 0। अब हम देखते हैं xb में बेसिक वेरिएबल आएंगे 7 और 15, यहाँ हम लिख दिए 7 15। अब ये जो है फर्स्ट वाला जो रो है ये फर्स्ट वाला STC होगा, तो यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट हम देखते हैं 2, यहाँ पर 2, x2 का कोफिशिएंट 4, हमने यहाँ लिख दिया 4, x3 का कोफिशिएंट 1 और x4 यहाँ पर नहीं है तो 0। उसी प्रकार यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड वाली रो को। यहाँ पे जो है x1 का कोफिशिएंट यहाँ पे देखते हैं 5 है, x2 का कोफिशिएंट 3 है, हम यहाँ 3 लिख देते हैं, x4 का कोफिशिएंट यहाँ, x3 का कोफिशिएंट यहाँ नहीं है तो यहाँ 0 आएगा, x4 का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1। अब हम यहाँ पर ZJ निकालेंगे। ZJ किस प्रकार निकालना है, जो CB और YB होती है इन दोनों को इंटू करके जितने रो होते हैं उसके साथ प्लस करना होता है। जैसे यहाँ पर हम करेंगे 0 × 7 प्लस 0 × 15, तो यहाँ पर आएगा 0। इसी प्रकार हम इसमें सबको करेंगे। अब ZJ माइनस CJ निकालना है, तो ये जो ZJ की वैल्यू है और ऊपर CJ की वैल्यू दी है तो माइनस करना है, 0 -1 -4 फिर 0 0। अब हम सिंप्लेक्स टेबल में हम देखते हैं ZJ माइनस CJ की वैल्यू जो है अगर कोई माइनस आती है तो उसे और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं माइनस में है वैल्यू 2, तो अब 2 वैल्यू माइनस में है तो हम इसको मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है -4। अब हम इस कॉलम को लेंगे। अब इस कॉलम में ही एक लीडिंग एलिमेंट होगा, या तो वो 4 हो सकता है या 3 हो सकता है। लीडिंग एलिमेंट निकालने के लिए हम यहाँ मिनिमम निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, जहाँ पर लेते हैं मिनिमम XB की वैल्यू अपॉन x2 की वैल्यू। 7/4 लिया, फिर 15/3, क्योंकि लीडिंग एलिमेंट इन दोनों कॉलम में इस कॉलम के इन दोनों एलिमेंट से कोई एक होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं मिनिमम 7/4 15/3, दोनों का मिनिमम निकालते हैं। एक पहला आता है 1.75, तो मिनिमम 1.75 जो कि आया है यहाँ से। तो ये हो गया हमारा लीडिंग एलिमेंट। अब ये लीडिंग एलिमेंट है। अब हम देखते हैं ये जो था जिस कॉलम को हमने लिया था x2 जो है बेसिस में एंटर करेगा, और ये जो है x3 का रो था तो ये x3 जो है बेसिस को छोड़ देगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं x2 एंटर्स द बेसिस, 4 इज़ द लीडिंग एलिमेंट, x3 लीव्स द बेसिस। अब हमारा एक न्यू टेबल बनेगा। द नेक्स्ट टेबल इज़, यहाँ पर हम देखते हैं x3 रिप्लेस हुआ था x2 में, यहाँ x2 लिखेंगे। x2 का कोफिशिएंट था 4, यहाँ से देखते हैं 4 है कोफिशिएंट। अब यहाँ पे x4 जो था वैसा ही रहेगा। यहाँ पे हम इस टेबल में हमें ये करना है कि जो लीडिंग एलिमेंट आई थी 4, इसे हमें बनाना है 1, तो हम इस रो में 4 का डिवाइड करेंगे। तो 4 का डिवाइड करने पर यह आएगा। अब जो हमारा नीचे का जो टेबल होगा, यहाँ पे हमें क्या नीचे का जो लाइन है यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट वाले कॉलम में सबको 0 करना होता है, तो 3 को हमें 0 बनाना है। तो 3 को 0 बनाने के लिए हम एक थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं रफ वर्क। यहाँ पर हमें 3 को 0 करना था, तो यहाँ 0 होकर ये जो रो है आया कैसे, हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो है 7 2 4 1 0 इस रो में हमने 4 का डिवाइड किया था, उस वाले लाइन को हम यहाँ पहले इस वाले लाइन को हमने यहाँ पर लिखा है, और ये जिसे हमको 0 करना है उस वाले लाइन को हमने लिख लिया है 15 5 3 0 1 को। अब इस वाले रो में हमें क्या करना है, 3 जो है इसको 0 करना है, तो यहाँ पर 1 की जगह 3 होना चाहिए। तो इस रो में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका इससे हम माइनस करेंगे। तो देखते हैं 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आया 21/4 3/2 3 3/4 0। अब हम इससे माइनस करेंगे। माइनस करने पर हमें मिलेगा 39/4 7/2 0 -3/4 और यहाँ पर 1। अब इस वाली लाइन को हम इस टेबल में यहाँ पर लिख लेंगे। अब लिखने के बाद हमें निकालना है ZJ। जैसे मैंने पहले बताया था 4 × 7/4
प्लस 0 इंटू 39/4। इस प्रकार से हम यहाँ पे जेड जे निकालेंगे। जेड जे निकलने के बाद जेड जे माइनस सी जे हम निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं जेड जे माइनस सी जे में है सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे हियर जेड जे माइनस सी जे आर पॉजिटिव, दिस इज एन ऑप्टिमम नॉन इंटीजर सॉल्यूशन। बट हम यहाँ पे नॉन इंटीजर सॉल्यूशन यहाँ पर आया है, इंटीजर सॉल्यूशन नहीं आया है, तो ये जो है इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है यहाँ पर इंटीजर में आनी चाहिए थी, बट यहाँ पर नॉन इंटीजर आया, तो इसे हम और नेक्स्ट स्टेप में आगे सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 2, यहाँ एल्गोरिथम में देखते हैं टेस्ट द इंटीग्रेलिटी ऑफ द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। फर्स्ट कहता है इफ़ द ऑप्टिमम सॉल्यूशन एडमिट ऑल इंटीजर वैल्यू एंड ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज अटेंड। सेकेंड कहता है इफ़ द ऑप्टिमम सॉल्यूशन डज नॉट इंक्लूड ऑल इंटीजर वैल्यूज देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। हम स्टेप नंबर 2 में टेस्ट द इंटीग्रेलिटी ऑफ द ऑप्टिमम सॉल्यूशन यह हमें करना था, तो यहाँ स्टेप नंबर 2 पे हम लिखेंगे सिंस द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज़ नॉट इंटीजर वैल्यूड वी कंसीडर ओनली द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ xb1 xb2। xb1 xb2 हम यहाँ लिखिए, ये जो है xb1 है और यह xb2 है। यहाँ लिख देते हैं xb1 के लिए 7/4 है, ये 39/4 है। इस फ्रैक्शनल पार्ट को हम इसे स्प्लिट करेंगे एक इंटीजर और एक फ्रैक्शनल पार्ट में, तो 1 + 3/4 और यहाँ पर आएगा 9 + 3/4। यहाँ तक आने के बाद हम स्टेप नंबर 3 में जाएंगे। स्टेप नंबर 3 हम एल्गोरिथम से देखते हैं कि क्या कहता है। स्टेप नंबर 3 कहता है चूज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ द बेसिक वेरिएबल लेट इट बी एफ के 0। हमें फ्रैक्शनल वैल्यू में से लार्जेस्ट फ्रैक्शनल वैल्यू को चूज़ करना है। तो देखते हैं स्टेप 3, क्वेश्चन के स्टेप 3 में मैक्सिमम f10, f20 इक्वल टू मैक्सिमम 3/4 3/4। ये जो मैक्सिमम f10 f20, यह जो है f10 वाली लाइन f20, तो ये f10 है f20। यहाँ पर जो है xb1 से हमने स्प्लिट किया था 3/4 और यहाँ पे जो स्प्लिट किया था हमने फ्रैक्शनल वैल्यू 3/4। इन दोनों को हम यहाँ लिखेंगे। दोनों में से मैक्सिमम देखते हैं हम, दोनों से मैक्सिमम हम अपनी इक्वेशन से कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया f20। f20 चूज़ करने के बाद अब हम जाते हैं स्टेप नंबर 4 में। एल्गोरिथम के स्टेप नंबर 4 से हम देखते हैं, कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द नेगेटिव फ्रैक्शन इफ एनी इन द kth रो ऑफ द ऑप्टिमम सिंप्लेक्स टेबल एज द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ नॉन नेगेटिव फ्रैक्शन। एल्गोरिथम के स्टेप 4 से हम ये देखते हैं कि जिस रो को हमने चूज़ किया है जिसे f20, इस f20 ये सेकेंड रो में हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है निगेटिव फ्रैक्शन है, ये निगेटिव फ्रैक्शन है। अब हम इसे इस प्रकार स्प्लिट करेंगे, वो इंटीजर निगेटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव फ्रैक्शन में होगा। तो हम इसे ऐसे स्प्लिट करते हैं। यहाँ हम लेते हैं x23, मीन्स यहाँ पे सेकेंड रो का थर्ड कॉलम x23 इक्वल टू -3/4। अब हम इसे स्प्लिट करेंगे, यहाँ करना था निगेटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव फ्रैक्शन में, तो -1 + 1/4 ये हमने स्प्लिट कर दिया इसे। अब हम एल्गोरिथम के स्टेप नंबर 5 में देखते हैं। ये कहता है जनरेट द गमोरियन कंस्ट्रेंट या फिर फ्रैक्शनल कट इन द फॉर्म g1 इक्वल टू -f(k0) प्लस f(k1 x1) प्लस f(k2 x2) प्लस डैश डैश प्लस f(kn xn), जहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू f(kj) लेस देन 1 एंड 0 इज लेस देन f(k0) लेस देन 1। तो हम स्टेप नंबर 5 से अब सॉल्यूशन में देखते हैं गमोरियन कांस्टेंट ऐड कैसे करें। अब हमने यहाँ स्टेप 5 में ले लिया g1 फर्स्ट गमोरियन स्लैक और गमोरियन कांस्टेंट, देन वी राइट हम इस प्रकार लिख सकते हैं g1 इक्वल टू f(k0), यहाँ पे हमने f2 चूज़ किया तो यहाँ हम लिखेंगे -f20 प्लस f21 x1 प्लस f22 x2 प्लस f23 x3 प्लस f24 x4, चूँकि यहाँ पर x4 तक ही वेरिएबल लिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे g1 इक्वल टू f20 की वैल्यू 3/4, जैसे कि हमने यहाँ पर चूज़ किया था f20 की वैल्यू 3/4, यहाँ पे 3/4। f21 की वैल्यू 1/2। f21 इज यहाँ हम टेबल में देखते हैं f21, यहाँ पर f21 है 7/2। ये 7/2 जो है फ्रैक्शन में है, हमें यहाँ ये जो है और स्प्लिट हो सकता है 7/2, जैसे 7/2 इक्वल टू 3 + 1/2,
तो हमें यहाँ इंटीजर नहीं लेना है, यहाँ हमें फ्रैक्शनल वैल्यू लेनी है जो कि है 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 x1। अब f22 की वैल्यू 0, f22 की वैल्यू 0 इसलिए लिखी हुई है कि यहाँ पे हम टेबल में देखते हैं f22 0 है। f23 यहाँ पर -3/4 है। तो यहाँ हमने अभी स्प्लिट किया हुआ था जो कि आएगा यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/4 x3। अब यहाँ f24 में हम यहाँ देखते हैं f24 यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है, यहाँ बल्कि हमें यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू लिखनी है। तो 1 ना आकर यहाँ पर आएगा 0x4। अब हमें इस STC के फॉर्म में बनाना है, तो हम इस वाले इक्वेशन को हम इधर पक्षांतर करते हैं। ये हो गया g1, यहाँ पे प्लस ऐड हो जाएगा, c1 ऐड हो गया इक्वल टू ये -3/4। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 6 में हम देखते हैं एल्गोरिथम में, स्टेप नंबर 6 में ये स्टेप नंबर 6 है। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। एट द कमोरियन कंस्ट्रेंट जनरेटेड इन स्टेप 5 एट द बॉटम ऑफ द ऑप्टिमम सिंप्लेक्स टेबल यूज ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड टू फाइंड एन इम्प्रूव्ड ऑप्टिमम सॉल्यूशन। मीन्स हमें करना ये है, एक नया टेबल बनाएंगे जिसमें जो सिंप्लेक्स टेबल था सेम वही होगा, बस लास्ट लाइन में कमोरियन कंस्ट्रेंट को हमें ऐड करना है। तो देखते हैं ऐड कैसे करें। ये स्टेप नंबर 6, एडिंग दिस एडिशनल कंस्ट्रेंट इन द ऑप्टिमम सिंप्लेक्स टेबल वी हैव। हमने एक टेबल बना लिया है, जो पहले टेबल बना हुआ था सिंप्लेक्स टेबल वही है सेम, बस अब लास्ट में यहाँ थर्ड रो कमोरियन कंस्ट्रेंट ऐड होगा g1। अब हम देखते हैं g1 कमोरियन कंस्ट्रेंट एक ऐड हुआ है। यहाँ पे बेसिक वेरिएबल यहाँ लिख देंगे 3/4 x1 का कोफिशिएंट -1/2, x2 का कोफिशिएंट 0, x3 का कोफिशिएंट -1/4, x4 का कोफिशिएंट 0, g1 का कोफिशिएंट 1। बाकी इक्वेशन में g1 नहीं है तो यहाँ 0 0 और यहाँ g1 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1। अब हम इसे जैसे पिछले टेबल में हमने सॉल्व किया था वैसे ही इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि एल्गोरिथम में कहा गया था कि इसे ड्यूअल सिंप्लेक्स से अब इसे सॉल्व करना है। तो ड्यूअल सिंप्लेक्स से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ देखते हैं बेसिस में, यहाँ कोई भी वैल्यू माइनस में होती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये माइनस में है, तो हम इस ड्यूअल सिंप्लेक्स से इस रो को सेलेक्ट करेंगे। इस रो में अब हम लीडिंग एलिमेंट निकालेंगे। लीडिंग एलिमेंट हमेशा निगेटिव में ही होता है। यहाँ पर हम देखते हैं निगेटिव वैल्यू जो है यहाँ है -1/2 और -1/4। अब हम रेशनल निकालेंगे मैक्सिमम में। मैक्सिमम ZJ - CJ अपॉन रो वाली जो लाइन है वो आती है, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन -1/2, 1 अपॉन -1/4। अब इसमें से मैक्सिमम -2 -4, इसमें से मैक्सिमम होगा -2, मतलब ये वाली। इसे हम लीडिंग एलिमेंट मान लेते हैं। ये लीडिंग एलिमेंट हो गया। अब ये लीडिंग एलिमेंट हो गया तो ये हम इसे कॉलम को देखेंगे। x1 एंटर्स द बेसिस, g1 लीव्स द बेसिस। तो यहाँ हम लिख लेते हैं x1 इज एंटर्स द बेसिस, -1/2 इज द लीडिंग एलिमेंट एंड g1 इज लीव्स द बेसिस। अब एक नेक्स्ट टेबल बनेगा, नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, जिसमें ये जो लीडिंग एलिमेंट आई हुई है इसे हमें 1 करना है। मतलब इसे -1/2 इसे 1 करने के लिए इस रो में हमें -2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब में। और हमें क्या करना है, नेक्स्ट टेबल में इस कॉलम में जो लीडिंग एलिमेंट वाली कॉलम है उसे हमें 0 करना है। तो जैसे हम पिछले टेबल में हमने यूज़ किया है जो मेथड, वैसे ही अब नेक्स्ट टेबल हम बनाएंगे। यहाँ मैंने नेक्स्ट टेबल बना लिया है। जैसे यहाँ पे लिखा था g1 लीव्स द बेसिस, तो g1 यहाँ पर हट जाएगा और यहाँ पर x1 लीव्स द बेसिस, तो x1 यहाँ पर आएगा। अब x1 का हम कोफिशिएंट देखते हैं 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अब जैसे लीडिंग एलिमेंट यहाँ 1 करना था, हमने 1 कर दिया और इन दोनों को हमने 0 कर दिया। ये टेबल कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ड्यूअल सिंप्लेक्स में यहाँ पे XB में माइनस में वैल्यू होती है, माइनस नहीं है। ZJ - CJ देखते हैं, ऑल पॉजिटिव है। तो ये टेबल कंप्लीट हो चुका है।
अब आगे देखते हैं, ये जो वैल्यू है यहाँ पर एक्स बी में इंटीजर आनी चाहिए था, बट यहाँ पर अभी भी फ्रैक्शन में वैल्यू है फर्स्ट वाली रो को छोड़कर। तो यह अभी सॉल्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर से हम स्टेप नंबर 2 से रिपीट करेंगे इसे, और फिर से इसमें गमोरियन कांस्टेंट को ऐड करेंगे। एक बार हम एल्गोरिथम को देख लेते हैं। स्टेप नंबर 7 में यहाँ तक हो गया था, स्टेप नंबर 6 तक। स्टेप नंबर 7 में देखते हैं, गो टू स्टेप 2 एंड रिपीट द प्रोसीजर अंटिल एन ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल ऑल इंटीजर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। मीन्स अभी भी अगर हमें नॉन इंटीजर वैल्यू मिली है तो उसे और हम रिपीट करते जाएंगे। स्टेप नंबर 2 से चले जाएंगे, फिर वही प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे। ये टेबल हम यहाँ लिख लेते हैं। टेबल बनाने के बाद, हियर ऑल Zj माइनस Cj इज पॉजिटिव बट इज स्टिल नॉट इंटीग्रल, वी इंट्रोड्यूस द सेकेंड गमोरियन कंस्टेंट G2। नाउ वी कंसीडर ओनली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ XB2 XB3। ये हम दोनों, ये जो है हमने इन दोनों को चूज़ किया बिकॉज यहाँ पर नॉन इंटीग्रल वैल्यू आई है। XB2 इक्वल टू 9/2 थी, इसे हम स्प्लिट करेंगे 4 + 1/2 में। ये है 3/2, इसे स्प्लिट करेंगे 1 + 1/2 में आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। देयरफॉर मैक्सिमम F20, F30। अब इन दोनों में से हमें मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम देखेंगे, इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो था 1/2 1/2 हमने यहाँ से लिया हुआ है, यहाँ से मैक्सिमम आएगा 1/2। दैट इज बोथ F20 एंड F30 आर इक्वल, सो लेट अस चूज F20। हम यहाँ अपनी स्वेच्छानुसार चूज़ कर सकते हैं। F20 हमने इसको चूज़ कर लिया, F20 को, मीन्स सेकेंड वाली रो को। अब हम इस सेकेंड वाली रो में देखेंगे निगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है, निगेटिव नॉन इंटीजर वैल्यू। यहाँ पर -5/2 ये है। अब हम इसे फिर से स्प्लिट करेंगे और ऐसे स्प्लिट करेंगे कि वो निगेटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट में हो। तो ये -5/2 स्प्लिट हो जाएगा -3 + 1/2। अब एक न्यू गमोरियन कंस्टेंट लिए हैं। देयरफॉर G2 इक्वल टू -F20 + F21x1। अब हम यहाँ पर इन सब की वैल्यू पुट करेंगे। -F20 यहाँ से हमने अभी चूज़ किया था F20 1/2, तो यहाँ आएगा -1/2 प्लस F21 की वैल्यू हम देखते हैं टेबल से। F21 0 है तो यहाँ 0 आएगा। फिर F22 यहाँ पर भी 0 आएगा। F23 यहाँ पर आएगा, यहाँ हमने स्प्लिट किया था 1/2, यहाँ लिख लेते हैं 0x1 + 0x2, यहाँ पर 1/2 x3 + 24 देखते हैं टेबल में। 24 इंटीजर वैल्यू 1 है, यहाँ हम फ्रैक्शनल पार्ट ही लेते हैं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0x4 प्लस F25 देखते हैं। यहाँ 7 है बट हमें नॉन इंटीजर वैल्यू लेनी है, यहाँ पर सिर्फ 7 है इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा 0G1। अब हम इसे फिर से सेपरेट करेंगे STC के फॉर्म में। यहाँ हमने सेपरेट कर लिया है, ये सारी वैल्यू को इधर पक्षांतर करके ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर बेसिक वेरिएबल छोड़ देंगे। अब ये गमोरियन कंस्ट्रेंट के STC से अब एक न्यू सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। जो पिछले वाला टेबल बना हुआ था उसमें लास्ट रो हम गमोरियन कंस्ट्रेंट सेकेंड G2 हम बस ऐड करेंगे उसे। मैंने यहाँ सेकेंड टेबल बना लिया है। यहाँ लिखेंगे एडिंग द एडिशनल कंस्ट्रेंट इन द इटरेटिव टेबल वी हैव। देखिए जो पिछला टेबल बना हुआ था एग्जैक्ट हमने वही टेबल यहाँ पर बनाया हुआ है, बस यहाँ ऐड होगा एक गमोरियन कांस्टेंट G2। अब यहाँ पर हम देखते हैं G2 के कोफिशिएंट में जो होता है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो मैक्सिमम Z में G2 नहीं है, वहाँ से कोफिशिएंट हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब हम यहाँ देखेंगे XB में क्या होगा। XB में यहाँ बेसिक वेरिएबल देखते हैं -1/2, तो यहाँ आएगा -1/2। अब X1 में यहाँ पे कोफिशिएंट है 0, X2 में कोफिशिएंट है 0, X3 का कोफिशिएंट है -1/2, X4 का कोफिशिएंट है 0, G1 का कोफिशिएंट 0, G2 का कोफिशिएंट 1। बाकी में G2 नहीं था
तो यहाँ पर भी 0 0 0। अब हम देखते हैं, अब हम जेड जे निकालेंगे। जेड जे कैसे निकालना हमें पता है, 4 × 1 प्लस 0 × 9/2 प्लस 1 × 3/2 प्लस 0 × -1/2। मैंने यहाँ जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू निकाल ली। अब हम इसे ड्यूअल सिम्प्लेक्स से सॉल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पर माइनस में सिर्फ -1/2 है इस बेसिक वेरिएबल में। तो अब इस रो को हमने सेलेक्ट कर लिया। इस रो में अब लीडिंग एलिमेंट आएगी। लीडिंग एलिमेंट वही होती है जो निगेटिव में होता है। यहाँ पर निगेटिव में वैल्यू यहाँ पर है -1/2 और यहाँ पर कोई भी माइनस में नहीं है, तो हम लीडिंग एलिमेंट इसे डायरेक्टली मान लेते हैं। यहाँ पर हमें रेशियो निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये लीडिंग एलिमेंट हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ x3 जो है एंटर्स द बेसिस, g2 लीव्स द बेसिस। तो यहाँ लिख लेते हैं x3 enters the basis, -1/2 is the leading element, g2 leaves the basis। अब एक फिर से टेबल बनेगा जिसमें यहाँ लीडिंग एलिमेंट को हमें 1 करना है। तो इसे 1 करने के लिए हम इस रो में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हम ये इस रो में 0 है। अब इसे और इसे इन दोनों को बस 0 करना होगा। तो नेक्स्ट टेबल इज़, मैंने ये टेबल बना लिया है। टेबल को देखते हैं ध्यान से। ये लीडिंग एलिमेंट था -1/2। इस लीडिंग एलिमेंट यहाँ पर 1 मैंने बना लिया, बाकी कॉलम में, उस कॉलम में बाकी को 0 0 करके कर लिया। पूरा सॉल्व कर लिया हमने। अब सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं XB में यहाँ इंटीजर वैल्यू आई हुई है और जेड जे माइनस सी जे ऑल पॉजिटिव है और यहाँ पर मेन इंटीजर वैल्यू है। मतलब अब ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ लिख लेते हैं, दिस टेबल शोज दैट एन ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल इंटीजर सॉल्यूशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, हैंस द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज़। यहाँ पर देखते हैं मैक्सिमम जेड में x1 और x2 की वैल्यू दी हुई थी, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू हो जाएगी 1 और x1 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो दोनों को हमने लिख लिया एंड मैक्सिमम जेड इक्वल टू, इसमें x1 और x2 की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। सॉल्व करने पर ये आएगा मैक्सिमम जेड इक्वल टू 5। इसका ये सॉल्यूशन है एंड आंसर है मैक्सिमम जेड इक्वल टू 5।